आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज स्टूडेंट हम बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट की क्लास पढ़ाएंगे, जिनका सब्जेक्ट है पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड स्टोरेज ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट। ठीक है, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपको मैं पढ़ाऊँगा भंडारण में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में। तो भंडारण में जो प्रमुख कीट लगते हैं उसमें सबसे पहला जो हमारा इंसेक्ट है जो आपके सिलेबस में है वो है आपका चावल की घुन यानी राइस वेविल, जिसे हम साइटोफिलस ओरिजाई कहते हैं। चावल की घुन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये इंसेक्ट इसके बारे में हम इसकी कुछ बायोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका जो अदर नेम होता है, बात करें चावल की घुन का, तो इसका नाम चावल की घुन क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले ये इंसेक्ट जो है वो चावल में देखा गया था। राइस के ग्रेन्स में सबसे पहले ये इंसेक्ट पाया गया था, इसीलिए इसका चावल के नाम पे घुन पड़ गया। ठीक है, चावल की घुन यानी राइस वेविल पड़ गया। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इंसेक्ट है चावल में। तो ये राइस की क्रॉप को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसका अन्य नाम जो होता है वो होता है सूंड वाली सुरसुरी, किल्ला, घनेड़ा आदि, इस नाम से इसको जानते हैं। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें, इसकी दो जातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी जातियां? जैसे साइटोफिलस ओरिजाई और दूसरा क्या होता है एस्ग्रेनियरस। ठीक है, तो साइटोफिलस ओरिजी और एस्ग्रेनियरस इसकी दो प्रजातियां जो है पाई जाती हैं। ज़्यादातर साइटोफिलस ओरिजाई प्रजाति ही देखी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी दो प्रजातियां होती हैं। इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है कोलियोप्टेरा होता है। इसकी जो फैमिली होती है यानी परिवार वो होता है कुकुलियोनिडी होता है। क्या होता है? कुकुलियोनिडी फैमिली से होता है। और इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है आपका कोलियोप्टेरा ऑर्डर। ठीक है, तो वैसे जितने भी स्टोरेज इंसेक्ट होते हैं, भंडारण कीट होते हैं, उनका ऑर्डर जो है वो कोलियोप्टेरा होता है। आगे इसके बारे में इसका जो हम देखेंगे तो इस प्रकार से ये हमारी चावल पे दिखाई देते हैं। ठीक है, चावल में इस प्रकार से इंसेक्ट जो दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके राइस वेविल होते हैं। ठीक है, राइस वेविल होते हैं। इसके बाद इसका जो न्यूट्रिशनल फूड होता है यानी पोषक जो अन्न होता है जिसपे ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं वो होते हैं आपके चावल होते हैं, गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार तथा जौ आदि जो है वो होते हैं। ये सारे अनाजों में ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। ठीक है, प्रमुख रूप से चावल का मुख्य इंसेक्ट है। उसके बाद गेहूं में भी ये पाया जाता है, धान में भी लगता है, मक्का में, ज्वार, बाजरा और जौ में भी ये जो है वो पाया जाता है। ये सारे अनाज जो है वो प्रमुख रूप से पाया, लेकिन ज़्यादातर आपको चावल की फसल में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वितरण की बात करें, यह कीट मध्य तापक्रम वाले समस्त देशों में पाया जाता है। यानी कि जहाँ पर मध्य तापमान होता है, मीडियम टेम्परेचर होता है, वहाँ पर लगभग सभी देशों में ये पाया जाता है। लेकिन भारत में यह सभी प्रदेशों में मिलता है, यही इसका आदि स्थान होता है। ठीक है, तो भारत में लगभग सभी राज्यों में ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। जहाँ पर आपका मीडियम टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा हाई न बहुत ज़्यादा लो, मध्यम तापमान होता है, वहाँ पर प्रमुख रूप से ये पाया जाता है। और इसका नेचर ऑफ डैमेज की बात करें तो इनका क्षति महत्व काफ़ी अधिक होता है। इनका डैमेजिंग नेचर जो होता है, ठीक है, यह कीट भंडारित अनाजों पर प्रमुख महान शत्रु है। अधिकांश सभी अनाजों का नुकसान जो है वो पहुंचाता है। तो नेचर ऑफ डैमेज की बात करें तो ये फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके जो माउथ पार्ट होते हैं वो बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, काटने एवं चबाने वाले होते हैं। ये दानों के अंदर प्रवेश करते हैं। छिद्रनुमा जो है इनके ग्रब्स होते हैं, जो इनकी लार्वी अवस्था होती है उसे ग्रब्स कहते हैं। ग्रब इनके दाने के अंदर प्रवेश करते हैं और दाने के आंतरिक भाग को बिल्कुल खा देते हैं, उन्हें खोखला बना देते हैं। ठीक है, इससे दाना बिल्कुल खोखला हो जाता है और उसका वज़न कम हो जाता है, उसकी क्वालिटी डिक्रीज़ हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो होता है। ठीक है, इस प्रकार से इनका नेचर ऑफ डैमेज होता है और इनके नुकसान से 80% तक लॉस जो है वो देखा गया है। ये जो है वो चावल का घुन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पहले चावल पर पाया गया था। इसके प्रौढ़ तथा ग्रब दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इनको जो नुकसान करने वाली अवस्था होती है वो इनके एडल्ट और ग्रब्स जो होते हैं वो दोनों ही नुकसान फसल को पहुंचाते हैं। ठीक है,
दोनों के काटने एवं चबाने वाले मुखांग होते हैं, कैसे होते हैं आपके बाइटिंग एवं चेविंग टाइप के, कैसे होते हैं बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के। ठीक है, इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो काटने एवं चबाने वाले होते हैं, जिससे ये अनाज को खोखला कर देते हैं और पूरे अनाज के आंतरिक भाग को पूरा खा जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके जो अनाज का जो भ्रूण होता है उसको बिल्कुल खा जाते हैं, नुकसान कर देते हैं, जिससे अनाज जो अंकुरित होने की क्षमता होती है बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद इसकी सूढ़ी जो है को ग्रब कहते हैं, प्रौढ़ के मुकाबले अधिक नुकसान करती है। जो सूढ़ी होती है उसे क्या कहते हैं ग्रब कहा जाता है, और ये प्रौढ़ के मुकाबले जो है वो काफ़ी अधिक नुकसान करती है। मादा कीट दाने में एक छोटा सा छिद्र बनाकर अंडा रखती है, जिसके फूटने के बाद ग्रब उसी के अंदर प्रवेश कर जाता है तथा अंदर के समस्त भाग को खा लेता है। ठीक है, तो ये मादा जो होती है, फीमेल जो होती है, वो छोटा सा अंडा, एक अंडा जो है वो प्रति दाने पर रखती है और धीरे धीरे इससे ग्रब निकलते हैं, एग से ग्रब निकलते हैं और ग्रब जो है वो दाने में छोटा सा छिद्र करके प्रवेश कर जाते हैं और अंदर पूरी तरह से उसको खा जाते हैं और फिर एडल्ट हो जाते हैं और बाहर क्या होते हैं निकल आते हैं। ठीक है, पूरे दाने को ये नुकसान पहुंचा देते हैं कहीं ना कहीं। और इसके बाद इस प्रकार दाने क्या होते हैं, दाना जो होता है वो खोखला हो जाता है तथा वे खाने और बोने योग्य नहीं रहते। ठीक है, तो दाने जो है वो बिल्कुल खोखले हो जाते हैं, दानों का जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, वो पूरी तरह से काट करके नष्ट कर देते हैं, जिससे दाने जो है वो खाने योग्य भी नहीं रहते और बोने योग्य भी नहीं रहते, मतलब सीड के पर्पज़ से भी हमका यूज़ जो है वो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार के दानों का हम बोते हैं तो दाने क्या होते हैं अंकुरित नहीं होते हैं। ठीक है, और साधारणतः यह कीट वर्ष भर सक्रिय रहते हैं। कब सक्रिय रहते हैं, पूरे वर्ष जो है वो ये सक्रिय रहते हैं, इनकी एक्टिविटी क्या होती है बनी रहती है। परंतु इससे सबसे अधिक जो क्षति होती है वो किस महीने में होती है, जुलाई तथा नवंबर में होती है। तो इस कीट के द्वारा जो सबसे अधिक क्षति होती है, सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है वो जुलाई और अगस्त में, यानी बात की जाए कि जब टेम्परेचर सबसे अधिक होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तब ये कीट फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो इनका जीवन इतिहास होता है, इसके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे कि आपका एग, ग्रब, क्रिमकोश तथा प्रौढ़ पाए जाते हैं। ठीक है, आपके इसमें किसके जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं, एग होता है, आपका ग्रब होता है, ठीक है, तो एडल्ट होते हैं, इस प्रकार से इनका एडल्ट होते हैं, एग्स होते हैं और इनके लार्वी को ग्रब्स कहते हैं। ये अवस्थाएं होती हैं, यानी कि इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, पूर्ण जीवन चक्र पाया जाता है। और ये जो है एडल्ट होते हैं वो अंडे देती हैं मादा। ठीक है, मादा अंडे देती है, मादे से ग्रब्स होते हैं और ग्रब्स के बाद जो है वो प्यूपेशन में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका लाइफ साइकिल होता है। इसका एग की बात करें तो अंडे से क्या होता है, मादा कीट प्रौढ़ बनने की लगभग 5 दिन बाद अंडा देना शुरू करती है। कितने दिन बाद अंडा देना शुरू करती है, 5 दिन बाद। चलिए, तो मादा कीट प्रौढ़ बनने के लगभग 5 दिन के बाद अंडा देना शुरू करती है और अंडे देने से पहले मादा दाने में अपने मुंह से एक छोटा सा छेद करती है तथा उसमें अंडा रख करके जो है क्या करती है, उसे बंद कर देती है। क्या करती है, अंडा रख के क्या करती है, उसे क्या करती है, बिल्कुल क्लोज कर देती है। और प्रायः जो है वो एक दाने में एक ही अंडा रखती है। एक मादा अपने जीवन काल में लगभग 250 से लेकर 300 अंडे देती है। तो एक फीमेल जो होती है वो एग लेइंग कहाँ करती है, एग लेइंग दाने के ऊपर करती है और प्रत्येक दाने पे एग लेइंग करती है और लगभग अपने पूरे लाइफ साइकिल में 300 से लगभग 250 से 300 अंडे जो है वो देती है। इस प्रकार के इसके एग्स होते हैं, ये हम देख रहे हैं। एग्स के देखिए इनसाइड पे आपके ग्रब्स देख रहे हैं, अंडा फूटने के बाद इस प्रकार से ग्रब्स निकलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है वो प्यूपा होता है जो आपके दाने ऊपर दिखाई देता है। और उसके बाद ग्रब्स जो होती हैं अंडे से निकलने के बाद
जो गर्भ होते हैं वो पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है 0.8 mm होती है। यानी जो लार्वी अवस्था होती है उसे कोलियोप्टेरा आर्डर में ग्रब्स बोलते हैं। ग्रब्स की लंबाई जो 0.8 mm होती है और यह निकलने के फ़ौरन बाद दाने के कोमल स्थान को खाते हुए अंदर प्रवेश किया जाता है और फिर प्रौढ़ बनने के बाद ही बाहर निकलता है। ठीक है, यानी कि जो ग्रब्स होते हैं वो बिल्कुल कोमल होते हैं और कोमल ग्रब्स जो है वो जैसे ही निकलते हैं अंडे से वैसे ही दाने में छेद करते हैं और अंदर प्रवेश कर जाते हैं और पूरे भाग को खोखला कर देते हैं और खोखला करने के पश्चात बिल्कुल अंडा जो है वो खोखला हो जाता है और तब तक बाहर नहीं निकलते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से प्रौढ़ नहीं हो जाते, एडल्ट नहीं हो जाते। ठीक है, इसके किस प्रकार के मुखांक होते हैं? काटने तथा चबाने वाले मुखांग होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? काटने एवं चबाने वाले मुखांग इसके पाए जाते हैं, जिससे ये दाने क्या करते हैं, काट देते हैं। इसके बाद कृमिकोष की बात करें, ठीक है, कृमिकोष की बात करें यानी प्यूपा की बात करें। किसकी बात करें? ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ क्या होगा प्यूपा, प्यूपा बोलते हैं यानी कि वार्म सेल भी कह सकते हैं। तो जिस समय यह पूर्ण विकसित होता जाता है तो प्यूपेशन अवस्था जो होती है कीट की सुसुप्तावस्था कहलाती है और प्यूपेशन में जाने के पश्चात कीटों का विकास होता है, कीटों में विंग्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो एडल्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कृमिकोष बनने के 2 दिन पहले से ही खाना क्या करता है, छोड़ देता है। इसके बाद दाने के अंदर ही कृमिकोष में बदल जाता है, यानी दाने के अंदर ही कृमिकोष में बदल जाता है। इसकी लंबाई लगभग 2.5 mm तथा रंग जो कहता है भूरा होता है। कोशावस्था गर्मियों में 4 से 7 दिन की होती है और जाड़ों में 14 से 20 दिन की होती है। इस प्रकार से कीट जो है वो दाने के बाहर निकलता है, जिससे क्या होता है, प्रौढ़ हो जाता है। यानी उसके विंग्स डेवलप हो जाते हैं, एंटीनी डेवलप होते हैं, लेग्स डेवलप हो जाते हैं, पूर्ण विकसित हो जाता है। ठीक है, तो 4 से 7 दिनों में और 14 से 20 दिनों में गर्मियों में, जाड़ों के दिनों में 14 से 20 दिन में और गर्मी के दिनों में 4 से 7 दिनों में जो है वो कोशावस्था जो है वो रहती है। उसके बाद वो प्रौढ़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी एडल्ट यानी प्रौढ़ की बात करें, यह भूरे रंग का लंबा बेलनाकार होता है। कैसा होता है? भूरे रंग का लंबा बेलनाकार होता है और कभी कभी इसका रंग काला हो जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3.5 mm होती है। कितनी होती है? 3.5 mm की जो है वो होती है। इसके सिर के आगे लगभग 1 mm, इसके सिर के आगे लगभग 1 mm लंबी सूंड यानी स्नॉट निकली रहती है। इसके आधार के पास क्या होता है, दंडाकार एंटीनी होती। कैसी एंटीनी होती है? बैक्टीनेट यानी दंडाकार एंटीनी जो है उसके अंदर पाई जाती है। और दोनों दानों से बाहर निकलने के बाद मादा कीट मैथुन करती है और इसके पास एग लेइंग करती है। ठीक है, यानी कि इसके जो पूर्ण विकसित जो एडल्ट्स होते हैं उसके माउथ पार्ट बाइटिंग और च्यू होते हैं, एंटीनी फुल्ली डेवलप होते हैं, विंग्स जो है फुल्ली डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं, पूर्ण विकसित हो जाता है इनका शरीर। इनका जो संपूर्ण जीवन चक्र होता है वो 36 से लेकर के 39 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 36 से लेकर 39 दिनों का होता है। और इनके पूरे जीवन चक्र में लगभग 6 से 8 पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं? 6 से लेकर के 8 पीढ़ियाँ इनके पूरे जीवन चक्र में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो प्रौढ़, ठीक है, जो इनके एडल्ट्स होते हैं गर्मियों में बनते हैं 21 से 28 दिन तथा जाड़े के दिनों में वो लगभग 3 माह तक जो है क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। कितने दिन तक जीवित रहते हैं? 3 माह तक जीवित रहते हैं। इस कीट का जीवन चक्र मुख्यतः तापक्रम नमी निर्भर करता है। 70% नमी तथा 17 डिग्री टेम्परेचर पर 220 दिन तक, 25 डिग्री टेम्परेचर 35 दिन तक, 28 डिग्री टेम्परेचर पर 28 दिनों में ही पूर्ण हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इनका जो है वो तापक्रम का प्रभाव इनके लाइफ साइकिल पे भी पड़ता है। ठीक है, इसके साथ ही यदि नमी की प्रतिशत मात्रा बढ़ा दी जाए तो इनका जीवन काल और दिनों में ही पूरा हो सकता है। तो इस प्रकार से तापक्रम का भी इसका प्रभाव इनके लाइफ साइकिल में पड़ता है। और ऐसा अनुमान लगाया गया कि बरसात के दिनों में जब ये दशाएं अनुकूल होती हैं तो एक जोड़ी नर तथा मादा मौसम में लगभग 1 लाख तक अंडे जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, यानी 10 लाख अंडे जो है वो
एक सीजन में कीट देने की क्षमता जो है वो रखते हैं। तो इस प्रकार से क्लाइमेट का, मौसम का प्रभाव इनके लाइफ स्टाइल पे, जीवन स्टाइल पे काफ़ी जो है वो पड़ता है। ठीक है, हाईली टेम्परेचर पे काफ़ी ज़्यादा मेटिंग करते हैं, ग्रो करते हैं, और लो टेम्परेचर पे बरसात के दिनों में कम जो है इनका बढ़ता है। तो इस प्रकार से टेम्परेचर का असर इनके लाइफ साइकिल पे पड़ता है। इसके बाद हम नियंत्रण यानी कंट्रोल की बात करें, नियंत्रण की बात करें, कंट्रोल की बात करें, तो कंट्रोल के लिए गोदामों में लगने वाले सभी कीटों का नियंत्रण एक साथ किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि तो इनका जो है वो नियंत्रण में सबसे पहले है कि हम गोदाम की साफ़ सफाई रखें, जो हमारा अनाज हो उसमें नमी की मात्रा कम होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा अनाज के लिए संरक्षित कर रहे हैं उसमें 10 से 12 आपकी जो है वो 10 से 12-14% नमी होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नमी जो है अनाज में नहीं होना चाहिए। दाने को अच्छे से सुखा लेना चाहिए भंडारण के पहले, साफ़ सुथरे दानों को स्टोरेज करना चाहिए। हो सके तो हमको स्टील के ड्रम में, स्टील वाले ड्रमों में अनाज को स्टोर करना चाहिए, या फिर पूसा गोदाम में स्टोर करना चाहिए। ठीक है, और हम जहाँ पर स्टोरेज करते हैं वहाँ पर क्रैक एंड क्रेविसेस, जो हमारे छिद्र हैं, जो तमाम प्रकार के छिद्र हैं, क्रैक्स हैं, उसको बिल्कुल तरह से बंद करना चाहिए। सफ़ेद चूने से उसकी पेंटिंग कर देना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, लिपाई पताई कर देना चाहिए। ठीक है, नमी वहाँ पर बिल्कुल कम रहे, नमी रहित वातावरण में हमको स्टोरेज करना चाहिए, एयर टाइट जगह पे स्टोरेज करना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से जो हमारे बैग्स हैं, बोरे हैं, जो अनाज की हैंडलिंग है उसको अच्छे से करना चाहिए। जो बोरे हैं उसको साफ़ सुथरे धूप में अच्छे से सुखा करके, या फिर कई प्रकार के जो है वो इंसेक्टिसाइड से जो है वॉश करके उसको सुखा करके तब हमको उन दानों में अनाज को स्टोरेज करना चाहिए। तो इस सब चीज़ों को हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जैसे अंड परजीवी हैं, जैसे आपके एग पैरासाइट्स हैं, जैसे एकैरोसिप्स डेक्टा है। एकैरोसिप्स डेक्टा का भी इनके अंडों पे परजीवी के रूप में होता है। कई प्रकार की गृह परजीवी हैं, जैसे लेप्रोगोगस डिस्टेक्टर्स है, एप्लेस्टोमा कैलेंडरी है। ठीक है, पेडिस्यूलस वर्टिकुलस है। ये कई प्रकार के जो है वो आपके एग पैरासाइट्स हैं, गृह पैरासाइट्स हैं, जिसका उपयोग करके इनको हम जैविक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई प्रकार के हम जो है वो, जैसे हम फ्यूमिगेशन करके, जैसे हम क्या करते हैं कि कई प्रकार के इसे फ्यूमिगेशन करके हम फॉस्फीन गैस को फ्यूमिगेट करके एयर टाइट जगह में हम उसका गैसीकरण करके, फ्यूमिगेशन करके भी इसकी संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे मेथड्स हैं। हम अनाज को अच्छे से भंडारण करें। जब हम अनाज को हैंडलिंग करते हैं, ओसाई मढ़ाई करते हैं, तो साफ़ सुथरी जगहों पे करें, और अनाज से कूड़ा गंदगी, उस कूड़ा करकट बिल्कुल मुक्त रखें, अनाज को साफ़ सुथरा करें, और नमी की मात्रा बिल्कुल कम होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम इस कीट से अपनी जो अनाज वाली फसल है उससे हम बचा सकते हैं। तो कई सारे हम मेथड्स का, कई सारे कंट्रोलिंग मेजर्स का, हम प्रिकॉशन मेथड का ध्यान दे करके हम अपने अनाज को इस कीट से बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, और हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इसी के साथ आज मैं विदा लेता हूँ, और फिर मैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।